हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आज आपका वर्तमान जो है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका भविष्य भी ऐसा ही होगा। आप बस मेहनत करते रहिए और आपका जो भविष्य है वो बेहतर बनेगा ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? और आपका जो फ्यूचर है, आपका जो आने वाला कल है, वो उसी मेहनत से, उसी परिश्रम से वो बेहतरीन दिखाई देगा। इसी चीज को समझाने के लिए मेरे पास जो लाइन है वो ये है कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। इसी विचारधारा के साथ, इसी एटीट्यूड के साथ आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए और पढ़ाई जो है वो करते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका जो कल है वो जरूर चमकेगा, आपका कल जो है वो जरूर बेहतर होगा। राइट, आइए देखें, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो आखिर था क्या कि हु हैज बीन इलेक्टेड as the chairman of the industry body for 2023-24 by the members of the All India Gems and Jewelry Domestic Council। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद, जिसको जीजेसी के नाम से भी आप जानते हैं, के सदस्यों ने 2023-24 के लिए किसे उद्योग निकाय का चेयरमैन जो है वो मनोनीत चुना है। तो वहां पर अगर हम याद रखें कि सर इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो पहली तो ये कि जो मेटल से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो उससे संबंधित जो भी व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए, बेहतर तरीके से वो चीजें चले, उसके लिए जो संस्थान काम करती है वो जीजेसी है। और उसका जो अध्यक्ष अभी चुने गए हैं या जो चेयरमैन चुने गए हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है संयम मेहरा। आपके लिए बस इतना ही याद रखिए कि भाई जीजेसी जो है उनके चेयरमैन किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है संयम मेहरा को। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे के बाद में अगर हम बात करें और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी हम बात करें, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है और वो ये पूछ रहा है कि फेंगनॉन कोन्यान हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू चेयर द राज्यसभा फ्रॉम विच स्टेट। फांगनोन कोन्याक जो है वो किस राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन गई। तो याद रखिएगा कि ये नागालैंड से संबंधित और नागालैंड से ये सांसद भी हैं और यहां पर याद रखिएगा कि ये नागालैंड से एक पहली महिला बन गई है, पहली सदस्य बन गई है जिन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता जो है वो की। अब यहां पर अगर मैं आपको कुछ चीज बताऊं तो जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं, देखिए जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं कहां के, राज्यसभा के, और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, तो आपको ये चीज बहुत बेहतर तरीके से पता है कि वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट, तो जगदीप धनखड़ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के, तो 14वें नंबर के वो उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखिए। तो अभी जो राज्यसभा के सभापति महोदय हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़, उन्होंने क्या किया है, जो उपाध्यक्ष का पैनल है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो उपाध्यक्षों का पैनल है जिसमें 8 सदस्य हैं, उन 8 सदस्यों में आप देखेंगे तो 4 सदस्य जो हैं वो मेल हैं और 4 सदस्य जो हैं वो फीमेल हैं। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उपाध्यक्षों के पैनल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 50% का जो सीट जो है वो दी गई है, वो किसको दी गई है, वो महिलाओं को दी गई। ये पहली बार हुआ है कि पुरुषों के समान ही या मेल मेंबर के जैसे ही सेम सीट जो है वो किसको प्रदान की गई है, फीमेल मेंबर को। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखते हैं तो ये क्या दिखाई देता है कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि महिलाओं की जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा है, उसमें बदलाव, कि एक ऐसी जगह पर उनको सदस्यता, उनकी प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा रहा है जहां से वो दूसरी महिलाओं के लिए और बेहतर तरीके से प्रयास कर सकती हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि ये 8 सदस्य हैं ना, तो इसमें से जो महिला सदस्यों में 4 लोग हैं, उसमें एक तो फांगनोन कोन्याक हैं जो नागालैंड से संबंधित हैं। इसमें एक और फेमस नाम जो है वो जुड़ा हुआ है, तो आप एक और नाम याद रखिए कि उसमें एक और महिला सदस्य हैं जो काफी फेमस है, जिनका नाम है पीटी उषा। तो पीटी उषा जो है वो भी क्या है, वो भी उपाध्यक्षों के पैनल में 8 सदस्यों में से एक सदस्य जो है। बात समझ में आ रही है?
दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप एक चीज और जरूर याद रखिएगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि भाई नागालैंड से जो क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि नागालैंड से अगर हम बात करेंगे तो पहली महिला हैं जो क्या की हैं, जिन्होंने अध्यक्षता की है राज्यसभा की। तो फिलहाल आप इतनी चीजें याद रखेंगे कि नागालैंड की हैं फांगनोन कोन्याक, जो अपने राज्य से राज्यसभा अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन गई हैं। और जो पैनल है उपाध्यक्षों का, उसमें 4 सदस्यों में पीटी उषा और फांगनोन कोन्याक जो है वो शामिल है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच कंट्री हैज वॉन द एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023। यहां अगर मैं बात करूं कि किस टीम ने ये जीता है मैच, तो ये जीता है पाकिस्तान ने, है ना। और किसको हरा कर जीता है, तो इसने इंडिया को हरा कर जीता है, पाकिस्तान ए और इंडिया ए। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान टीम ने इंडिया ए टीम को हराया है और उसके बाद उसने क्या जीता है, एसीसी पुरुष इमर्जिंग एशिया कप जो है वो यहां पर जीता है। अब इसमें एक चीज आप ये याद रखिए कि सर ये इंडिया ए टीम क्या है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो नेशनल टीम है, नेशनल टीम जैसे कि मान लीजिए जो राष्ट्रीय टीम है जो खेल रही है अभी विभिन्न दौरे, है ना, जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे जो लोग यहाँ पर शामिल हैं, तो इंडिया ए टीम वो टीम होती है, इंडिया ए टीम के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं जो नेशनल टीम में शामिल होने की राह पर होते हैं। बात समझ में आ रही है कि एक बेहतर प्रदर्शन वाले लोग जो है उनको टीम का सदस्य बनाया जाता है और वो वहां पर खेलते हैं, और यहीं से अगर हम बात करें तो फिर क्या किया जाता है, नेशनल टीम में उनको शामिल कर लिया जाता है। तो इंडिया ए टीम जो है उसमें वैसे सदस्य हैं जो नेशनल टीम में शामिल होने की राह पर देखे जाते हैं। बात समझ में आ रही है। 13 जुलाई से 23 जुलाई तक ये टूर्नामेंट जो है वो हुआ था। अगर बात करें टूर्नामेंट की तो 13 जुलाई से 23 जुलाई तक ये हुआ है। और कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है कोलंबो में। बात समझ में आ रही है। कहाँ हुआ, कोलंबो में। इसमें 8 टीमें थी, ठीक है। 8 टीमें कौन कौन सी, तो याद रखेंगे इंडिया ए, पाकिस्तान ए, श्रीलंका ए। बात समझ में आ रही है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, यूएई, ठीक है। क्या क्या हो गए, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान हो गया, यूएई हो गया, और एक और है 8वीं टीम जो है नेपाल की। तो याद रखिएगा कि 8 टीमें जो है वो इस टूर्नामेंट का सदस्य थी, जिसमें से विनर कौन बनी है, वो बनी है पाकिस्तान। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं और देखते हैं कि इन विच यूनियन टेरिटरी द फर्स्ट ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना जो है वो की गई है, वो की गई है लद्दाख में। और लद्दाख के अगर मैं बात करूं तो कहां पर, कारगिल जिले में। समझ में आ रही है। कहां पर ये स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है लद्दाख के कारगिल जिले में। अब बात आती है कि सर ऐसा करने की जरूरत क्यों है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, इसका जो ऑब्जेक्टिव लेकर काम किया गया है वो वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन सिक्योरिटी। अगर हम इसकी जो कारगिल जिले में पहला महिला पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश किया गया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि है ऑब्जेक्टिव महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, और दूसरा याद रखिए वुमेन सिक्योरिटी। समझ में आ रही है। तो ये याद रखिएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन सिक्योरिटी। क्लियर है। इसमें फिलहाल आप इतनी चीजें याद रखिए। एक चीज और याद रखिए कि जो अगर मैं बात करूं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जिनका नाम है SD सिंह जमवाल, वो भी यहाँ पर इस टाइम पे उपस्थित थे, ठीक है। तो आप इनका नाम याद रखिए। ADGP जो है वो कौन है, तो SD सिंह जमवाल जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो वहां है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज रिलीज द बुक एज द व्हील टर्न्स ऑथर्ड बाय होम। किसके द्वारा लिखित पुस्तक एज द व्हील टर्न्स का पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विमोचन किया है, तो इनका नाम है रणजीत प्रताप। और रणजीत प्रताप जो है वो कौन है, तो रणजीत प्रताप की अगर मैं बात करूं, रणजीत प्रताप की अगर मैं बात करूं, फिलहाल आपके लिए सिर्फ ये नाम जरूरी है।
ये बुक के ऑथर जो हैं सिर्फ वही जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो देख लीजिए। रणजीत प्रताप की अगर मैं बात करता हूं तो ये रायला इंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करूं या रायला कॉरपोरेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो रायला कॉरपोरेशन के हेड हैं, ठीक है, जिनका नाम है रंजीत प्रताप। अब इन्होंने बोला क्या है, तो अगर रंजीत प्रताप की हम बुक की बात करते हैं तो उन्होंने इस बुक में मैसेज दिया है। क्या मैसेज है? इंस्पायर करने की कोशिश की है, ठीक है, लोगों को, और किस तरीके से इंस्पायर करने की कोशिश की है, तो वो ये बोलते हैं कि भाई इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस, इसमें मैंने अपना स्ट्रगल, और इसमें मैंने अपनी सक्सेस के बारे में बताया है, तो आप इन चीज़ों से सीख सकते हैं। तो जो भी इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, देखिए जनरली लगता क्या है कि यार हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना, जॉब को छोड़कर या कुछ भी करके हम बिजनेस शुरू करते हैं, तो हमको ये लगता है कि एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो अप साइड ही जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ पर जब आप काम करते हैं तो उसका डाउनफॉल भी होता है। हर चीज में अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो कभी ना कभी आपको उसका नेगेटिव साइड भी दिखाई देगा। यहां पर भी वही चीज है, इन्होंने क्या बोला कि मैंने एक्सपीरियंस, मैंने स्ट्रगल और सक्सेस। आप हमको ये दिखाई दे रहा है यार एक बहुत बड़ा, मतलब रॉयला कॉर्पोरेशन के जो हेड हैं वो एक बुक लिख रहे हैं, तो हमको दिख रहा है कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति है ना, लेकिन उस सक्सेस के पीछे क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इन्होंने इसी के माध्यम से क्या बोला है कि जो भी लोग मुझे पसंद करते हैं, जो भी लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन लोगों को मैं इंस्पायर कर पाऊं, और किस तरीके से, ताकि जब इंस्पायर करूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस उनसे साझा कर रहा हूं इस बुक के माध्यम से। मैं अपने स्ट्रगल भी बता रहा हूं कि किस तरीके से मैंने विपरीत परिस्थितियों पर भी काम जो है वो किए और फिर मुझे कैसे सफलता प्राप्त हुई। यही चीज आप अपना सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी के दौरान भी ना, वहां पर भी आप अपने अनुभवों को अपना हथियार बना सकते हैं, वहां पर भी आप अपनी जो लड़ाई है, जो स्ट्रगल है, वहां पर भी आप उसको, उससे ऊपर निकलकर और फिर फाइनली आप सक्सेस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक चीज इसमें याद रखिएगा। फिलहाल ये याद रखिए एज द व्हील टर्न्स जो है वो किसने लिखी है, वो रंजीत प्रताप ने लिखी है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आता है, वेयर वॉज द 8th इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक हेल्ड। अगर मैं बात करूं 8th इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी की, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये कहां हुआ है, तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में। कहां पर हुआ ये हुआ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। बात समझ में आ रही है? तो 8वां ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कहां पर हुआ है, वो हुआ है कैनबरा में। अब बात ये आती है कि सर यहाँ पर और क्या चीजें हैं, ये जो बात हुई है इसमें किस प्रकार की चीजें हैं, क्या बनाया जाता है। तो याद रखिए कि हिंद महासागर में भारत ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा सहयोग के लिए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूं तो याद रखिए कि हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जो है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये चतुर्भुज समूह है, जिसको आप क्या बोलते हो, क्वाड बोलते हो। एक नाम जरूर याद रखें, क्वाड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज समूह, चतुर्भुज समूह, राइट। अब चतुर्भुज समूह या क्वाड क्यों बोलते हैं, तो 4 देशों का ये समूह है, और 4 देश कौन कौन से हैं, तो 2 तो आपको पता चल गया कि सर ऑस्ट्रेलिया और भारत है, और 2 और कौन है, तो इसमें याद रखिएगा कि 4 देश जो हैं वो कौन कौन से इस क्वाड में शामिल हैं। तो एक है अमेरिका, फिर है जापान, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, और चौथा आपको दिखाई देगा भारत। बस समझ में आ रही है? तो ये 4 देश कौन से हैं, स्क्वाड में 4 देश कौन कौन से शामिल हैं जो ये स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करते हैं, तो ये 4 देश जो है वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। तो तीसरी चीज इसमें एक चीज ये याद रखिए कि हर साल इन देशों के नौसेना जो है उनके बीच में समुद्री अभ्यास होता है, ठीक है। इन्हीं 4 देशों के
मध्य क्या होता है, एक समुद्री अभ्यास होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समुद्री अभ्यास होता है। और ये समुद्री अभ्यास जो है वो क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम ही आपको याद रखना है, उसको हम कहते हैं अभ्यास मालाबार। बात समझ में आ रही है? उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अभ्यास मालाबार। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी। क्या याद रखना है कि भैया ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में जो अभी 8th डिफेंस पॉलिसी टॉक हुई है वो कहाँ हुई है, वो हुई है कैनबरा में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में। दूसरा इसमें याद रखिए कि हिंद महासागर में सुरक्षा से संबंधित जो अगर हम बात करें सुरक्षा और सहयोग से संबंधित, तो जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, जो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आप याद रखिएगा कि जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वो तैयार किया जाता है अगर हम बात करें क्वाड के द्वारा, चतुर्भुज समूह कहलाता है। इस क्वाड में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से 4 देश, तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इन 4 देशों की नौसेनाओं के बीच में हर साल क्या होता है, एक समुद्री अभ्यास होता है, और वो समुद्री अभ्यास क्या कहलाता है, अभ्यास मालाबार कहलाता है। इसमें इतनी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 7 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम। मतलब इतिहास ही रचते जा रहे हैं आजकल के नए खिलाड़ी जो आ रहे हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो भाई गजब ही है। इनके नाम की अगर मैं बात करता हूं तो इनका नाम है सयाजुल एजाज इद्रस। और ये कहां से संबंधित हैं, तो ये हैं मलेशिया के, राइट। ये कहां से संबंधित हैं, तो ये मलेशिया के हैं, ठीक है। और मलेशिया के जो सयाजुल एजाज इद्रस हैं, उन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में T20 मैच में उन्होंने 7 विकेट झटके। अपने आप में कीर्तिमान है, लेकिन कीर्तिमान तो है, कीर्तिमान तब जब आपका मतलब अपोजिट साइड में जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो आपका अगर मैं दुश्मन बोलूं तो वहां पर कौन खड़ा है, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। चाइना का नाम वैसे तो बहुत विशाल तौर पर है, लेकिन जब क्रिकेट में हम बात करते हैं तो हाथ थोड़ा तंग है। तो यहाँ पर आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो मलेशिया के सयाजुल एजाज इद्रस हैं, उन्होंने किसके खिलाफ 7 विकेट लिया है, तो चीन के खिलाफ। बात समझ में आ रही है? उन्होंने चीन के खिलाफ 7 विकेट लिए हैं, और चीन की पूरी टीम जो थी वो 23 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। बात समझ में आ रही है? और इन्होंने चीन के खिलाफ 7 विकेट लिया है। फिलहाल इतना ही याद रखना है आपको, क्लियर। आइए सयाजुल एजाज इद्रस के बाद में हम बात करते हैं, विच कंट्री हैज इंप्लीमेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव बैन ऑन सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिज। बताने की आवश्यकता नहीं है, है ना, इनकी फोटो ही देखते आपको समझ में आ जाएगा कि सर रसिया ने अभी क्या किया है। रसिया ने बैन लगाया है, किस पर बैन लगाया है, कॉम्प्रिहेंसिव बैन किया है उन्होंने सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिज पर, ठीक है। तो पहली चीज तो ये याद रखिए कि बैन क्या है, तो बैन है आप अपने जेंडर को चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जेंडर को चेंज कर लेते हैं और बाद में लड़के से लड़की हो जाते हैं, है ना, और या लड़की से लड़के हो जाते हैं, और आपस में अगर वो समलैंगिक विवाह करना चाहते हैं तब वो इस प्रकार की प्रोसेस जो है अपनाते हैं, जेंडर को चेंज करके, और फिर वो विवाह कर लेते हैं। पुतिन साहब ने ये बोला है कि भाई लिंग परिवर्तन हो चाहे ट्रांसजेंडर का विवाह हो, है ना, ट्रांसजेंडर मैरिज हो, वो दोनों ही अब सही नहीं है, वो दोनों ही अब इलीगल माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चाइना ने, पुतिन साहब ने क्या कर दिया, पुतिन साहब ने ये बोला कि हम बैन लगा रहे हैं सेक्स चेंज करने पर, ट्रांसजेंडर मैरिज जैसी चीजों पर। किसको सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ेगा LGBTQ ग्रुप को, ठीक है। किसको सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, अगर मैं इफेक्ट की बात करता हूं, अगर मैं इम्पैक्ट की बात करता हूं, तो प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा किस पर पड़ने वाला है, वो प्रभाव पड़ने वाला है LGBTQ। अब ये LGBTQ ग्रुप जो है ये क्या होता है सर, L से होता है लेस्बियन, G से होगा गे, B से होगा बाइसेक्सुअल, T से होगा ट्रांसजेंडर, और जब इन समूहों में कुछ और समूह को आप जोड़ देंगे तो उनको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल दिया जाता है, क्वीर बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा इस रूल का, सबसे ज्यादा इस नियम का प्रभाव जो है वो किस पर पड़ने वाला है, वो प्रभाव पड़ने वाला है LGBTQ समुदाय को।
बात समझ में आ रही है। दूसरा इसमें एक चीज आप और याद रखिए कि दो चीजें आपको समझ में आ गई कि सर सेक्स चेंज करने पर अब मनाही है, ट्रांसजेंडर मैरिज जो है वो नहीं हो सकता। एक पॉइंट और जरूर याद रखिए कि जो ट्रांसजेंडर पेरेंट्स हैं, है ना, जो ट्रांसजेंडर पेरेंट्स हैं वो दत्तक माता पिता नहीं बन सकते, दत्तक माता पिता नहीं बनेंगे। बात समझ में आ रही है, वो दत्तक माता पिता नहीं बनेंगे। ये भी याद, दत्तक मतलब होता है जब हम गोद लेने की बात करते हैं, राइट। तो रसिया ने अभी हाल ही में ये नियम जो है वो लाया है और उसने बैन लगाया है सेक्स चेंज करने पर और ट्रांसजेंडर मैरिज। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो LGBTQ ग्रुप पर पड़ने वाला है। बात समझ में आ रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच एक्टर हैज बीन ऑनर्ड विद द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड एट द 14th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। कार्तिक आर्यन की अगर मैं बात करूं तो आउटसाइडर, जनरली हम बॉलीवुड पे या बॉलीवुड के जो लोग हैं जो एक तरीके से फैमिली के बाद या उस फैमिली पर्टिकुलर फैमिली से होने के कारण वो ये फिक्स हो गया है कि भाई हमारे दादाजी यहाँ थे, हमारे पिताजी यहाँ थे, हमारी मम्मी यहाँ थी, इसलिए हम भी यहीं पर हों। कुछ लोग ऐसे आते हैं, कार्तिक आर्यन, सुशांत सिंह राजपूत, इनके जैसे कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपना स्तंभ जो है वो टिका कर रखते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हम बाहर से तो हैं लेकिन हम में इतनी काबिलियत है कि हमको इतने अवार्ड और इस तरीके की चीजें मिलेंगी, तो हमारा काम जो है वही हमारी पहचान है। ये उन्हीं लोगों में से हैं। इसमें फिलहाल आप ये याद रखिए कि जो 14th इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ है, फिल्म फेस्टिवल, वो कहां हुआ है, तो वो हुआ है मेलबोर्न में। बात समझ में आ रही है, वो कहां हुआ है, वो हुआ है मेलबर्न में। और वो अवार्ड जो है ऑनर्ड विद द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड जो है वो किसको मिला है, तो वो मिला है कार्तिक आर्यन को। बात समझ में आ रही है, ये अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है कार्तिक आर्यन को। फिलहाल इतनी चीजें आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस या कंजर्वेशन डे जो है वो मनाया क्यों जाता है, पहले वो सुनिए। देखिए हो क्या रहा है कि पर्यावरण में बहुत सारी चीजें इस प्रकार की हैं या लगातार आप परिवर्तन जो है वो देखते जा रहे हैं। अब आप देखिए कि एक पर्टिकुलर जलवायु में ही कोई पर्टिकुलर पेड़ जो है या पर्टिकुलर पौधे जो हैं वो वहां पर बन सकते हैं या उग सकते हैं या जीवित रह सकते हैं। किसी विशेष जलवायु में ही विशेष प्रकार की जीव जंतुओं की जो प्रजाति है वो वहां पर रह सकती है। बात समझ में आ रही है। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से हमने जलवायु को नुकसान पहुंचाया है, जिस प्रकार से हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, तो हमने अपनी जलवायु और क्लाइमेट में लगातार परिवर्तन भी देखे। उन परिवर्तन के कारण प्रकृति या नेचर में जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, उसमें से कुछ जीव जंतु या पेड़ पौधे ऐसे हैं जो लुप्त होने की कगार पर आ गए। उनके संरक्षण के उद्देश्य से, उनके बारे में लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से अगर मैं बात करूं तो यहां पर वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो है वो मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 28 जुलाई को। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा, 28 जुलाई को। अब मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं कि सर इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। तो ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट तो आप ये बोल सकते हैं कि पर्यावरण परिवर्तन के कारण लुप्त होने की कगार पर जीव जंतु व पौधों का संरक्षण करना। लुप्त होने की कगार पर जीव जंतु व पौधों का संरक्षण करना। तो पहली चीज तो ये समझ में आ रही है कि सर ऐसे जीव जंतु, ऐसे पेड़ पौधे जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण लुप्त होने की कगार पर हैं, उनका क्या करना है, संरक्षण करना। दूसरा अगर हम बात करें तो हमको ये जागरूकता भी फैलानी है कि पर्यावरण से संबंधित अगर आप परिवर्तन करेंगे तो समस्या क्या हो सकती है और पर्यावरण से हमको किस किस प्रकार के लाभ हैं जिसके कारण से हम उसका संरक्षण जो है वो करते रहें। तो पर्यावरण संबंधी जागरूकता फैलाना। बात समझ में आ रही है। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण से संबंधित जो चुनौतियां आजकल दिखाई दे रही हैं, पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों
को समझाना कि भाई इस प्रकार की समस्या है, अगर समझ जाओगे तो ठीक है, अदरवाइज आगे आने वाली पीढ़ी के लिए समस्याएं जो हैं वो और ज़्यादा बदतर होती चली जाएंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ में मनाया जाता है, तो उसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वही है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो इस यहाँ पूछ रहा है कि बाइकुला रेलवे स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बीन गिवन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। किसको अभी मिला है, तो नाम है उसका बाइकुला रेलवे स्टेशन, बाइकुला रेलवे स्टेशन। और ये किस जगह पर है, किस स्टेट में है, तो ये है महाराष्ट्र में, राइट। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। इस स्टेशन की खासियत की अगर मैं बात करूं, 169 साल पुराना स्टेशन है ये, 169 साल पुराना अगर मैं बात करूं ओल्ड स्टेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि सर कौन सा अवार्ड मिला है इसको, तो अवार्ड मिला है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो भी देख लेते हैं कि सर एक वर्ड आ रहा है हमारे पास में यूनेस्को। तो यहाँ पर पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है वो बाइकुला रेलवे स्टेशन को मिला है, और ये बाइकुला रेलवे स्टेशन जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। 169 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन है। अब बात आती है कि सर ये यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, जनरली आप याद ही रखेंगे इसको, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो आप क्या याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है और अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है, राइट। इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ है 16 नवंबर 1945 को पेरिस में, ठीक है। तो इसका ये भी इस्टेब्लिशमेंट भी जरूरी हो जाता है आपके लिए, 16 नवंबर 1945 और कहाँ, पेरिस में। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब बात ये आती है कि सर ये यूनेस्को जो है ये करता क्या है, तो यूनेस्को के अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं, अगर मैं यूनेस्को के ऑब्जेक्टिव की बात मैं करता हूं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सर मुख्यतः तो ये शांति की बात करता है, मेनली तो ये बढ़ावा देना चाहता है किसको, शांति को। शांति के साथ साथ ये मानवता से संबंधित जो भी चीजें, जैसे मान लीजिए कि कोई स्ट्रक्चर और ये लगता है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो मानवता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से या सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, इनमें किसी भी प्रकार से अगर ये इसकी अहम भूमिका है या ये वहां पर काम कर सकता है, तो ये यूनेस्को जो है वो उसको संरक्षण प्रदान करता है। तो शांति, मानवता, सामाजिक न्याय आदि को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देना इसका ऑब्जेक्टिव है, और उसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर को, अलग अलग जो भी बिल्डिंग्स हैं उनको ये क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। बात समझ में आ रही है। दूसरा अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों में सांस्कृतिक विविधता भी दिखाई देती है, तो यूनेस्को जो है वो सांस्कृतिक विविधता का भी समर्थन करता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये क्यों अलग है या किस तरीके से, तो ये इसका भी समर्थन करता है, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि सर ये जो यूनेस्को है इसमें सदस्य कितने हैं, तो इसमें 194 सदस्य हैं और 12 एसोसिएट मेंबर की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसमें मेंबर जो हैं वो 194 स्टेट हैं और 12 एसोसिएट मेंबर। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आप इतनी चीजें याद रखेंगे
क्वेश्चन के आधार पर बाइकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में, उसको एक अवार्ड मिला जिसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड बोल रहे हैं। यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। 16 नवंबर 1945 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करता है। विभिन्न तरीके से शांति, मानवता, सामाजिक न्याय जैसी चीजों को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो भी संरचनाएं हैं उनको ये संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। और इसमें वर्तमान में अगर हम बात करें तो 194 देश इसके सदस्य हैं और 12 एसोसिएट्स मेंबर जो हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे आज के, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे और उन 10 क्वेश्चन से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसके बारे में हमने बात की है। आपके लिए जो आज क्वेश्चन ऑफ द डे है वो क्या है, तो वो है इंटरनेशनल टाइगर डे इज हेल्ड ऑन विच डेट। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो किस तारीख को आयोजित किया जाता है, आप फटाफट मुझे मैसेज करके बता दीजिए, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।